इधर पहुंची, मेरे सामने पहले बात किया गया है कि विमला जी वुड स्पीक इन हिंदी। एकदम मेरा हाथ पैर कांपने लगे। अगर मुझे एक खुद स्व बोलते हैं, स्व रिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम है तो वो हिंदी। आई कांट रियली, मेरा जिस तरीके से मैं सिंपली मन में जो विचार आता है वो बोल पाऊंगी अंग्रेजी में और या तमिल में या तेलुगु में, वो हिंदी में नहीं होता। क्योंकि अडल्ट होने के बाद आप एक भाषा सीखना कुछ कठिन है, फिर भी सीख सकते हैं। मगर मैं ये विषय आपके सामने अर्थ विषय बोलने से पहले रखना चाहती हूँ। No, but I tried. That is if you don't mind. I'll try again. अडल्ट होने के बाद भाषा सीखना कठिन नहीं है। मैं शादी होने के बाद मेरा तेलुगु सीखना, और आज मैं पब्लिक फोरम में तेलुगु में भाषण दे सकती हूँ। सो ये नहीं है कि अडल्ट होने के बाद आप भाषा सीखना कठिन होता है, मगर मेरे हिंदी का कठिनाई मैं दुख से आपके सामने रखना चाहती हूँ कि तमिलनाडु में पैदा हुई और पूरे मेरा कॉलेज एजुकेशन फर्स्ट डिग्री तक बीए तक तमिलनाडु में ही मैं रही। मगर कुछ कारणवश तमिलनाडु में ऐसे समय था कि एंटी हिंदी एजुकेशन होती विस्तृत रूप में, और अगर परिवार भी चाहती है और आप भी चाहते हैं कि हिंदी संस्कृत सीखो, वेरी वायलेंटली उसका खिलाफ प्रोटेस्ट भी होता था स्कूलों में। आज भी मैं ये दुख से कहना चाहती हूँ, आज भी अगर आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है और स्टेट में आप सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट रैंक में आए हो, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फेलोशिप्स स्टूडेंट्स को मिलता है आपको नहीं मिलता। आज भी वो बरकरार है वो पॉलिसी। ऐसे तमिलनाडु में जब बचपन और कॉलेज एज में रहते हैं आप, वो माइंड में इट इम्पैक्ट्स, उसका असर बहुत होता है। सो आज भी मैं बहुत संकोच के साथ बात करती हूँ। मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो हिंदी जिनका मदर टंग नहीं है, वो लोग आज भी बात करते हैं, उसमें भी दिक्कत, व्याकरण वगैरह का दिक्कत होता है, फिर भी वो संकोच से नहीं बात करते, धड़ बात कर देते हैं। मगर वो धड़ करना मुझसे नहीं हो रही है। हर लाइन में सोचना पड़ रहा है कि व्याकरण ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही है, और अच्छा शब्द उपयोग कर रही हो, कलोकियल नहीं बात कर रही हो, ये सब मन में एक्टिवली रहता है। इसीलिए सरलता, द फ्लुएंसी विद व्हिच यू कैन स्पीक अफेक्ट हो जाता है। फिर भी मैं लाइट हार्टेड बात बोलना है तो अगर गुस्से से अगर किसी से बात करना है, हिंदी सुपर आता है। So, मैं हिंदी विवेक को बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ कि आज का भारत देश का जनमानस, उसमें एकदम प्रथम इश्यू है कि स्व। अच्छा लाइन के साथ दिलीप जी शायद बात किए, स्वतंत्रता के बाद भारत स्व राज्य, स्वमंत्र, स्वतंत्र, सब स्व से प्रेरित होना
अच्छा है, मगर हुआ क्या? कुछ विषयों में स्व हुए, मगर जिस स्पीड में अभी स्व हो रही है उस स्पीड में पिछले 50-60 साल में अगर हो गया होता, हम जो टारगेट अब पहुंच पा रहे हैं वो 10-15 साल पहले ही पहुंच पाते थे। मतलब आज हम 10 साल पहले पीछे मुड़कर देखें, 11वीं रैंक में थे और अभी हम 5वें स्थान पर पहुंचे। जब हम 10 साल पहले 11वें स्थान पर थे, 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम था। अंग्रेजों के जमाना इधर चला और हमें ये डेटा मैं आपको बोलना चाहती हूँ। 1700 में, ये पब्लिश्ड डेटा है, पब्लिक डोमेन में है, अच्छा रिसर्च शायद एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने किया कि 1700 में भारत देश का इनकम पूरे दुनिया के इनकम में 23.6% तक था। एंगस मेडिसिन सो 23% तक था, 23.6% 1700 में। मतलब आप सोचिए, हम दुनिया के टोटल इनकम में 23.6 तक भारत देश का हिस्सा है 1700 में। जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए, हम 3.58 ऐसे लेवल पर आ गए थे। मतलब दुनिया के पूरे इनकम में हमारा सिर्फ 3 था। In a matter of just 200 years, 225 years. उसके बाद से अगर भारत देश ये स्व के रास्ते पर अगर चला तो we could have made up for that. उसका भरपाई हम पहले ही करते थे, मगर नहीं गए। क्यों नहीं गए? जो अर्थव्यवस्था के लिए आइडियोलॉजी और फिलॉसफी हमें हमारी जनता की जनमानस के अनुसार अगर होता तो हर एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना, हर एक व्यक्ति को उनके अपने करने के लिए व्यवस्था ठीक रखना, ये राजकीय ढांचा जो है जिसके द्वारा पॉलिसी जनता तक पहुंचता है, उसमें आज का जो सबका विकास, सबका विश्वास 1947 में से होता तो हम और तेजी से उस स्थान पर 5वीं रैंक तक पहुंच पाते थे। मगर उस समय का आइडियोलॉजी कैसे, इकोनॉमिक फिलॉसफी कैसे इन्फ्लुएंस हुआ? स्व के बेसिस में नहीं हुआ, विदेश में इंपोर्टेड लॉजिक, सोशलिज्म। उस सोशलिज्म में क्या है? सब सेंटर में बैठ करके कोई 10-15 लोग प्लान करते हैं, इस प्रांत में ये होना चाहिए, उस प्रांत में वो होना चाहिए, और इसके लिए इतना पैसा दो, उसके लिए उतना पैसा दो। सो केंद्रीकृत करके हमारे जो डीएनए बोलते हैं इंग्लिश में, देश का अपने तत्व, उसके अनुसार अगर हमारे गवर्नेंस और इकोनॉमिक फिलॉसफी रहते तो हमें इतना दिक्कत, इतनी दशकों से झेलने को आवश्यकता नहीं होती। ये सोशलिज्म के कारण जिस भारत का 1700 में ही हमारे अपने देश के व्यवस्था के अनुसार हम अच्छा प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, दुनिया में एक स्थान तक पहुंचे। उस समय कोई विदेश का फिलॉसफी हमारे यहाँ नहीं थी। हर प्रांत उनके अपने अपने तत्वों के अनुसार सिस्टम को चलाते थे और इतने लेवल पर आए। और जो लोग बोलते हैं भारत को एक यूनिफाइड फॉर्मेशन देने वाले ब्रिटिश 1700s में बोलता, एक जुट हमें एक ही फिलॉसफी में चलाने वाले। हम हमारे देश का अस्तित्व हमारे अपने स्व के बेसिस में पहले से ही था। हम अपने देश और भारत माता के सुपुत्र के नाते हम सब जो करना है, जो धर्म के आधार करना है, वो करते रहे। और ये भी मुझे मालूम है
और बहुत सारे लोग से मैं सुनी हूँ, पुरुषार्थ का 4 जब बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बार बार बोलते हैं काम और मोक्ष, काम और अर्थ, अर्थ और काम। इस तरफ धर्म की सीमा, उस तरफ मोक्ष की सीमा के अंदर ही काम करता है। इसको हटाते हुए और उसको उठाते हुए कोई अर्थ और काम नहीं चल सकता है। ये फंडामेंटली हम सबका जहन में पूरे सालों से, शतकों से, मिलेनियम से हमारे सिस्टम में है। और बार बार इसीलिए मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जैसे वरिष्ठ के द्वारा हमें हमारे अपने गांव में, हमारे अपने पूजा के समय इसको याद दिलाते हैं। हाँ, आप आपके अर्थव्यवस्था में जो भी करना है करो, और परिवार अच्छा संग रखो। ये किसके कारण करना है? आपके पुरुषार्थ है, करोगे, मगर इसका सीमा आप धर्म के अंदर ही करना चाहिए, इससे बाहर आकर के नहीं। ये नेपाल से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के आज के अरुणाचल प्रदेश और इवन फर्दर तिब्बत तक सबको करो। सब इससे दूर नहीं रहे, इससे छेड़छाड़ नहीं की, मगर इसका छेड़छाड़ जब शुरू हुआ कि धर्म का नहीं, धर्म बिकेम आइडेंटिफाइड विद हिंदू, मगर धर्म तो सनातन है, सबके लिए एप्लीकेबल है, इसमें रिलीजियस नहीं, इसका वे ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं। जब ये सब दूर रखे हुए सोशलिज्म को हमारे ऊपर डाल दिया, यो अर्थव्यवस्था उस रास्ते पर चलते हुए हमारे जनमानस से सही बैठा नहीं। इसीलिए एक रेगुलेशन इधर, एक लाइसेंस उधर, इस बीच में कोई इसमें पैसा कमा रहा है, सही नहीं, गलत कमा रहा है। ये सब के बीच में हम हमारे जीवन बिताए पिछले 1991 तक। 91 में ठीक है, इकोनॉमी को खोल दिया, पूरे दुनिया के विषय इधर आ सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। वो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी को पूरे सही तरीके से ओपन भी नहीं किया, ओपन किया कंपल्शन के नाते, क्योंकि IMF के ऊपर स्ट्रिक्चर्स ले आए, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर आपको हम पैसा देंगे। पैसा की आवश्यकता था क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना खराब हो चुका था। आपका इंपोर्ट का बिल पेमेंट करने के लिए आपके पास शायद 10 के दिन का, 15 दिन का ही बचा हुआ था, इसलिए IMF आना पड़ा। सो 1991 में IMF के कंडीशंस को भी आप सोशलिज्म एक तरफा निकाल रही हो, दूसरी तरफा IMF के कंडीशन ले आ रही हो, जो दोनों मैं मानती हूँ स्वर्ग के खिलाफ है। वो भी जो छोड़ रही हो सोशलिज्म, वैसे भी वो स्वर्ग के खिलाफ है। IMF से जो कंडीशन आ रहा है क्योंकि आपका नेसेसिटी बन गया है, पैसा आना आवश्यक हो गया है, वो भी स्वर्ग के खिलाफ है। सो चिंता करने वाले उस समय के, उनके चिंतन में स्व का जगह ही नहीं बचा, इसलिए ये भी ले लिया, वो भी लिया, मगर उसको छोड़ा, इसको रखा। आधा अधूरा रिफॉर्म्स 91 से शुरू हुआ। उसके बाद से आप अगर देखेंगे 10-15 साल तक कुछ नहीं हुआ। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आया, फिर देश का हालत देखे कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सही तरीके के पूरे रिफॉर्म्स नहीं हुआ। GST का शुरुआत उस समय केलकर कमेटी से शुरू हुआ, एक देश एक मार्केट। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च जितना उठाए, उसके कारण ही हम एक्चुअली समझ पाए कि हमारे देश में अगर कनेक्टिविटी सही है, हमें कितना उससे लाभ मिलेगा। कनेक्टिविटी रोड से हम देखें कि अच्छा पूरे देश का बिछाया रोड,
वैसे ही टेलीफोन के द्वारा, हैंड हेल्ड मोबाइल फोन के द्वारा हमारे कनेक्टिविटी कितना हमें सुविधाजनक मिला। मगर इस देश का दुर्दशा ये हुआ कि उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत आया जब सरकार बदली। पूरे 10 साल गए उसी जमाने के जब करप्शन, हर एक उनके अपने अपने स्तर पर पैसा कमा रहे और सरकार, देश के लिए काम करने वाले सरकार न रहते हुए अपने आप के बिल्डिंग अप का काम हो रहा था। और उस करप्शन के वजह से, और उस करप्शन के आंकड़ा आपके सामने रखना भी बहुत ही दिक्कत है। चुनाव हारे उस पार्टी, उस करप्शन के कारण हारे, मगर इकोनॉमी को इतना उतल पुतल करके छोड़ दिया। इट वाज लेफ्ट इन अ मेस। इसीलिए फ्रेजाइल 5 का एक्सप्रेशन हमारे ऊपर। फ्रेजाइल 5 मतलब दुनिया में सबसे, मान लीजिए आपके हाथ में एक बिस्किट रखे, उसको पकड़ रही हो मगर ऐसे पकड़ने में वो चूर चूर हो जाएगा। उस हालत में इकोनॉमी का स्टेटस था, उस हालत में छोड़ कर गए। उससे उसको उठा करके 2014 से आप गिन लीजिए कि कितने रिफॉर्म्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर इतना ब्रिटल, इतना चूर चूर का उस हालत में इकोनॉमी है, उसका कभी भी जनता के ऊपर डर या भय नहीं आए। ऐसे इसके विषय में ज्यादा ना बात करते हुए, राजनीतिक हम सब बोलते थे इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में हो गया है, इन्फ्लेशन इतना है वगैरह, मगर असलियत को सही करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसके कारण भय फैलाना। ये समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी सामने से, पहले से 2014 से जो जो रिफॉर्म तुरंत करना है वो सबको उठाए किए। उस समय राज्यसभा में हमारे हाथ इतना सपोर्टिव नंबर भी नहीं था, फिर भी जीएसटी ले आए, आईबीसी ले आए और पूरे एग्रीकल्चर का सपोर्ट मैकेनिज्म सबको बढ़ाए। ऐसे करके 2014 से 19 फंडामेंटली सभी चीजों को ये रिफॉर्म करते हुए आम जनता को सपोर्ट देना भूले नहीं। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, जिसके तहत नंबर भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, मगर समय के पाबंदी है इसीलिए उसमें डेटा पब्लिकली अवेलेबल। इन सभी योजनाओं के द्वारा गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सबके पास पहुंचे सरकार कि आपको ये चाहिए हम दे रहे हैं। आपको अन्न का कमी कभी न कभी नहीं होना चाहिए, इसीलिए पीएम गरीब कल्याण कोविड के समय। और ग्राम में अगर कुछ रोजगार की कमी है, आपको वही महात्मा गांधी ग्राम रोजगार योजना, मनरेगा, उसको इफेक्टिवली यूज करना कैसे, जिनको पहुंचना वो उनको पहुंचना है। गोस्ट अकाउंट नहीं रहना चाहिए। जो बंदा गांव में नहीं है उन तक पैसा जाता था, पहले ऑडिट ऑब्जेक्शन आता था, वो सब गंदगी निकालने के बाद सीधा गरीब को जो पहुंचना है वो पहुंचने के लिए एक टेक्नोलॉजी उपयोग करने में बहुत ही फोकस्ड रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। क्यों? वैसे टेक्नोलॉजी उनका शौक भी है कि कैसे काम करता है, क्या है वगैरह, क्यूरियोसिटी के साथ वो समझ लेते हैं, मगर समझने के बाद उसका सिस्टम में बिठा देते हैं, जिससे जो फाइलों में पड़ा रहता है और उसमें कुछ करप्शन है तो भी ढूंढना पड़ता है। मगर जब टेक्नोलॉजी है, आपको भी, इनको भी, उनको भी, मुझे भी और इन सबको भी तुरंत दिखाई देता है कि ऐसा है विषय,
इसमें सच्चाई इतना ही। अगर उसमें गड़बड़ है वो भी दिखाई देता टेक्नोलॉजी को आप अगर उपयोग करते हो। इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को ले आए। आज जिनको पैसा जाना है उनको पहुंचता है। उनको क्या पहुंचता है? उनको जो मिलना चाहिए वो पूरे के पूरे पहुंचता है, ना कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा, मैं 100 रुपया बेचता हूं, नीचे तक वो 15 रुपया ही मिलता, बाकी सब भगवान जाने कहां जाता है। वो नहीं, अभी 100 रुपया बेच दिया, इनको पहुंचना है वो 100 रुपया, तो वो पहुंचता है 100 की 100 रुपया। यही है टेक्नोलॉजी के द्वारा आज परिवर्तन। इससे एक्चुअली कई डेटा एनालिसिस करने वाले के रिपोर्ट है कि डीबीटी आने के बाद कम से कम शायद 2 लाख करोड़ रुपया तक का सेविंग्स हुआ। मतलब 2 लाख करोड़ रुपया इधर किसी को गया, वो एलिजिबल बंदा नहीं है, इधर ऐसे बंदा नहीं है, उनको गया। गांव-गांव में हर एक स्कीम के द्वारा लीकेजेस की वजह से 2 लाख करोड़ रुपया जो जाता था वो बच गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। मूल चोर परिवर्तन 2014 से 19 तक होते रहे, मगर उसके कारण गरीब को भूले नहीं। गरीब को जो पहुंचना है वो पहुंचा, और उनके मकान बना, और उनके घर में बिजली गए। गांव-गांव तक बिजली का स्तंभ भी नहीं था, पिलर टू इरेक्ट द वायर वो भी नहीं था। वो मोदी जी आने के बाद गांव-गांव तक देख करके आज उसी स्पीड में ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है, जिससे आपको कहीं कुछ महीने में 5G आ जाएगा। 5G के मतलब बेटर स्पीड, बेटर डेटा, बेटर सिस्टम्स। इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे काम हो सकता है। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट सब भी 5G की वजह से बेटर रीच भी होगा। इन सब का समर्थन, इन सब का पैसा देना और पॉलिसी इसका फेवरेबली बनाना, ये सब भी इसी कार्यकाल में हुआ। फिर आए 2019 से आज 22 तक आप देख लीजिए कितने सारे एक्टिविटी हुआ पॉलिटिकली। ऑफ कोर्स जो हम जनसंघ के जमाने से बोल रहे हैं, आर्टिकल 370 उसका विषय में हम इतने सालों तक सुन रहे थे कि नहीं, दैट इज अ स्पेशल आर्टिकल, यू कैन नेवर रिमूव इट, ए स्पेशल डिस्पेंसेशन। 370 भी 35A भी इसका प्रॉमिस किए। बाकी विषयों में पंडित नेहरू जी का हर एक शब्द को क्यों नहीं याद रख रहे हो आप? हम तो याद रखते हैं। ऐसे बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टियों भी इसको नहीं याद करते हैं कि नेहरू जी ही कहा कि घिसते घिसते ये घिस जाएगी आर्टिकल 370 के ऊपर, दैट इट इज नॉट परमानेंट। मगर फिर भी वो नेहरू जी का श्रेय बार बार याद दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी भी उसको टच नहीं किया। उसके कारण जम्मू कश्मीर में उनके इकोनॉमी उठने में सक्षम नहीं बना। पैसा जाता था जैसे हर राज्य को जाना है, मैं उसके खिलाफ नहीं, मगर उसके तहत जितना डेवलपमेंट होना था JNK में नहीं हुआ। और उसके ऊपर महिला का इक्वल राइट्स नहीं, पंचायत में महिला का स्थान नहीं। अगर उधर जन्म हुई एक महिला दूसरे एरिया के पुरुष से शादी किया तो उनका हक पूरे खो बैठे। Every right was denied to a woman who married from outside. ये सब जो लिबरलिज्म बात करने वाले पार्टियां हैं, मुख्यतः कांग्रेस, इनको ये सब भेदभाव से कुछ दिक्कत ही नहीं महसूस हुआ। दलितों के विषय में जितना बात करने वाले कांग्रेस पार्टी, उधर बाकरवाल दलित जो वाल्मीकि समाज के लोग उधर लेके गए इंस्टीट्यूशनली। केंद्र सरकार
और जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार सब बातचीत करके वाल्मीकि लोग गए पंजाब हरियाणा से जम्मू कश्मीर में। आज तक उनका आर्टिकल 370 हटने तक उनका कोई अधिकार नहीं था, एससी रिजर्वेशन नहीं था, एसटी रिजर्वेशन नहीं था। सो ऐसे इतने सारे विकृतियां सिस्टम में जो हमारे जनमानस में कभी नहीं था, फिर भी ये सब कंटिन्यू किया 7 साल। 2019 में माननीय होम मंत्री जी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे हिंदी में बोलते हैं डंके के चोट पर, he took it right on the face of it and challenged in the parliament. और ये नई बात नहीं थी। जनसंघ से समय से हम बोल रहे हैं कि भैया आर्टिकल 370 हटना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के अंग है और ये अटूट अंग है, और इंटीग्रेशन होने में आर्टिकल 370 बीच में आ रही है, इसीलिए इसको हटाना चाहिए। नहीं, 60 साल गए इसे। आज वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अभी जो प्रयत्न हो रही है, वो प्रयत्न अगर पहले से होता, कितना एडवांटेज उस जनता, उधर रहने वाले जनता को मिलता। और सरकार के द्वारा जो बिजनेस नहीं होना चाहिए उन सब से सरकार हटना भी चाहिए, नहीं तो आप एफिशिएंटली रन नहीं कर पा रहे हो, मगर उसका बोझ हमारे ऊपर। एयर इंडिया के उदाहरण में बोल, कितने सालों से वो प्राइवेटाइजेशन ऐसे बंद पड़ा था, ठंडे बस्ते में। अभी हुआ, और एक जमाना 2019 में मेरे मन में दुख से मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। पर डे नियरली 20 करोड़ सिर्फ उनका लॉस के लिए, खर्च के लिए ओवर एंड अबव देना पड़ता था। लॉस, टोटल लॉस में चल रही है कंपनी, और आज से हम उस बिजनेस को चालू रखने के लिए इतना पर डे 20 करोड़। अंदाजा मैं बोल रही हूं, कोई आरटीआई का विषय नहीं है। ऐसे कितने ऐसे डिसीजन लेना, और बॉर्डर के हालात, कोविड के समय मैं बात जरूर याद दिला, कोविड के समय सामने लीडरशिप रहते हुए, जनता को भरोसा देते हुए, वैक्सीन भी नहीं था, पीपीई किट नहीं था, वायरस का टेस्ट करने वाला लैब भी नहीं थे, एकदम 2 लैब से लेकर के 2000 तक आज पहुंच गए हैं लैब्स। आपके अपने ही पीपीई किट नहीं था, इंपोर्ट कर रहे थे, आज पूरे देश के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीपीई किट्स। और उस समय हमारे किसान भाई भी कोई संकोच नहीं किए, कोरोना में घर में बैठ जाऊं क्या, कुछ नहीं, उनके अपने पुरुषार्थ निभा रहे थे। इसीलिए तब से लेकर आज तक हमारे उत्पादन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कोई कमी नहीं है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गेहूं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं केला, सबसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रही है फ्रूट्स का, हॉर्टिकल्चर का। ये सब कैसे हो पा रहे हैं? और हम जब ऑयल, एडिबल ऑयल का कमी महसूस कर रहे थे, ऑयल सीड्स का मिशन चलाए, फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर उसका लॉन्ग टर्म के लिए हमारे अपने ही ऑयल से ग्राउंडनट हो, सरसों हो, और आजकल पाम ऑयल भी, तिल भी, सब, सोया भी, सबका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्लानिंग भी हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव, इसलिए तो आज विवेक ने स्व 75 के ग्रंथ आज रिलीज कर रहे हैं। आने वाले 25 इयर्स को हम अमृतकाल मान रहे हैं, क्योंकि इस 25 इयर्स में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तक पहुंचने वाले ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका प्रयास भी हो।